नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव के नतीजों से चौकन्ना बीजेपी की बदल रही रणनीति की। बीजेपी न सिर्फ सावधान है बल्कि बड़े सबक भी ले रही है। बहरहाल पार्टी आला कमान अब अपनी चुनावी रणनीतियों में फेरबदल करने को मजबूर हो रहे हैं। केरल में एक बार फिर फैले निपाह संक्रमण के साथ ही हम बात करेंगे महंगी होने जा रही स्विगी और जोमेटो सेवा की। तो चलिए चलते हैं और खबरों के विस्तार में, और हम बात करते हैं अपने स्पेशल रिपोर्ट में स्पेशल खबरों की। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को न सिर्फ सावधान किया है बल्कि बड़े सबक दिए हैं। पार्टी आला कमान अब अपनी चुनावी रणनीति में फेरबदल करने पर मजबूर है। युवा वर्ग को साधने की कवायद भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, हरियाणा और बंगाल तक के माहौल में बदलाव देखा जा रहा है। दरअसल जिन राज्यों में बीजेपी खुद मजबूत अपने आप को मान रही थी, वहां नतीजों ने नाराजगी का आईना दिखा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का चुनावी राज्यों पर फोकस। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष ध्यान। 3 राज्यों में इस साल के अंत तक होंगे विधानसभा चुनाव। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार। झारखंड में बीजेपी विपक्ष में, तैयारी में जुटे नेता कार्यकर्ता। हरियाणा में गैर जाट पॉलिटिक्स पर भरोसा कर रही बीजेपी। आत्ममंथन के निष्कर्ष पर अमल। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में पिछले चुनाव में मिली 303 सीटों से घटकर 240 पर आने के बावजूद साझेदारों की मदद से केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही। बीजेपी के पास राज्यसभा में 245 में से 90 सीटों के साथ राज्यसभा में अब बहुमत नहीं है। जुलाई में हुए उपचुनाव में 13 में से बीजेपी को महज 2 पर जीत मिली। 36 में से 18 राज्यों में बीजेपी अपने दम पर या फिर गठबंधन में सरकार में है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने की वकालत होने लगी है। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी जा रही है। पार्टी आलाकमान भी आंतरिक समीक्षाएं कर रहा है। बीजेपी अपने संदेश और प्रचार के तरीके को भी सुधार की योजना बना रही है। खराब प्रदर्शन को लेकर यूपी तलब। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन सिर्फ 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। सरकार बनाने के लिए अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर सकी। एनडीए के सहयोगियों की बदौलत बीजेपी ने देश में तीसरी बार सरकार तो बना ली। वहीं खराब प्रदर्शन को लेकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश यूनिट से रिपोर्ट तलब की गई। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी आलाकमान से मुलाकात की और 15 पेज की अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में 40,000 कार्यकर्ताओं का फीडबैक होने का दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में कार्यकर्ताओं के असंतोष और प्रशासन की मनमानी को हार की प्रमुख वजह बताया गया है। ऐसी खबरें हैं कि रिपोर्ट में आरक्षण में विसंगतियों, ठेके पर नौकरियों का भी जिक्र किया गया है। हरियाणा का क्या है सियासी गणित? बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सता रहा डर। किसान और जाट वोटर्स बीजेपी से नाराज। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला बड़ा झटका। पिछले आम चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी ने आधी सीटें खो दी। 10 में से 5 लोकसभा सीटों पर ही जीत मिली। बीजेपी को 46.11% और कांग्रेस को 43.67% वोट मिले। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का ब्राह्मण कार्ड। मोहनलाल बड़ौली को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया।
हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया जाट चेहरे हैं। ओबीसी और ब्राह्मण समुदाय को मिलाकर करीब 35% वोटर्स हैं। राज्य में 21% ओबीसी मतदाता हैं। जाट मतदाता 22.2% हैं। करीब 20% दलित आबादी। आपको बता दें कि इस साल के अंत तक हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार है। झारखंड में बीजेपी विपक्ष में है। बीजेपी ने अब इन चुनावी राज्यों में फोकस बढ़ा दिया है। पिछले दिनों में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो सीधे तौर पर चुनाव से जोड़कर देखे जा रहे हैं। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को ओबीसी पर फोकस करते देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ किसान और जाट वोटर्स को बीजेपी से नाराज माना जा रहा है, ऐसे में बीजेपी गैर जाट पॉलिटिक्स पर भरोसा कर रही है और आलाकमान ने ओबीसी समुदाय के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां देकर विजन भी साफ कर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आलाकमान ने अचानक मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनकी जगह पिछड़ा वर्ग से आने वाले नायब सैनी को जिम्मेदारी सौंप दी। बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टी जजपा के साथ गठबंधन भी तोड़ दिया। पार्टी को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, हालांकि नतीजे आए तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। पिछले आम चुनाव में हरियाणा में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी ने आधी सीटें खो दी, यानी 10 में से 5 लोकसभा सीटों पर ही जीत मिल सकी। बीजेपी को यहाँ 46.11% और कांग्रेस 43.67% वोट मिले। इस झटके के पीछे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक बड़ी वजह बताई गई। संगठन इसे सबक के तौर पर ले रही है। पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व कार्ड। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। शुभेंदु ने कहा कि बीजेपी को सबका साथ सबका विकास नारा बदल देना चाहिए। शुभेंदु का कहना था कि सबका साथ सबका विकास की बात करने की जरूरत नहीं है। शुभेंदु का कहना था कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, हमें अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जरूरत नहीं है। अंत में उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि विवाद बढ़ा तो शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री मोदी का नारा है और मेरे कहने से ये नहीं बदलेगा। ये एनडीए सरकार का एजेंडा है, ये बीजेपी का भी एजेंडा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। फिलहाल शुभेंदु के बयान से साफ है कि बीजेपी अब बंगाल में हिंदू वोटर्स पर फोकस रखेगी। बंगाल बीजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने एकजुट होकर टीएमसी को सपोर्ट किया, जबकि हिंदू वोटर्स में विभाजन देखा गया। ऐसे में अब हिंदू वोटों की ध्रुवीकरण की कोशिश की जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कैश ही कैश। वहीं महाराष्ट्र में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। महायुति ने सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। युवाओं से लेकर महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर योजनाओं को जमीन पर उतार दिया है। हालांकि विपक्ष इसे सबक के तौर पर देख रहा है। एनसीपी एस सुप्रीमो शरद पवार कहते हैं कि लोकसभा चुनावों में झटका लगने के बाद सरकार को लोगों की नाराजगी का एहसास हुआ है। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र में नाराज भाई बहनों को साधने के लिए सरकार नई योजना लेकर आई है। झारखंड में आदिवासी वर्ग को साधने की रणनीति। वहीं झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ बीजेपी ने आदिवासी वर्ग को साधने के लिए बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उड़ीसा में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई तो पार्टी ने मुख्यमंत्री चयन में पड़ोसी राज्य झारखंड के चुनावी समीकरण को भी ध्यान में रखा और आदिवासी चेहरे मोहन मांझी को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री बनाकर चौंका दिया। राजनीतिक विश्लेषकों ने ये भी स्वीकार किया कि उड़ीसा में नए सीएम चुने जाने का झारखंड कनेक्शन है,
क्योंकि बीजेपी के लिए अगली चुनावी परीक्षा झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से भी है। लोकसभा चुनाव से बीजेपी ने क्या सबक लिए? आपको बता दें कि बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के महत्व को समझा है। अब संगठन जमीनी स्तर पर अपने नेटवर्क को और मजबूत करेगा। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को ज्यादा सशक्त बनाया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी, जिससे विभिन्न समुदायों का समर्थन हासिल हो सके। वहीं इस आम चुनाव में बीजेपी अपने हाईटेक सिस्टम के भरोसे रही, जबकि कांग्रेस और ज्यादातर विपक्षी दलों ने डोर टू डोर कैंपेन चलाया, घोषणा पत्रों को घर घर तक पहुंचाया। यही वजह है कि बीजेपी अब प्रचार की रणनीति को और बेहतर बनाने जा रही है। आधुनिक तकनीकों और प्रभावी संचार माध्यमों का प्रभावी तरीके से उपयोग करेगी। युवाओं और नए चेहरों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, ताकि नई ऊर्जा और विजन को शामिल किया जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। केरल में एक बार फिर से गंभीर निपाह संक्रमण का जोखिम बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में संक्रमण का इलाज करा रहे 14 वर्षीय एक लड़के की रविवार को मौत हो गई। उसे सांस की दिक्कत के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया था। मल्लपुरम निवासी इस बच्चे में शनिवार को संक्रमण की पुष्टि हुई थी। राज्य में अब तक 5 मरीज इसके मिल चुके हैं। संक्रमण को देखते हुए पूरे सूबे में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2018 के बाद राज्य में 5वीं बार संक्रमण फैला है। राज्य में लोगों के लिए फेस मास्क अब पहनना जरूरी कर दिया गया है। अस्पतालों में मरीज के साथ केवल एक व्यक्ति को ही जाने की परमिशन है। ये रिपोर्ट देखिए। केरल में एक बार फिर निपाह वायरस अटैक। 14 साल का लड़का निपाह वायरस से संक्रमित। अब तक 5 मरीज मिले। सूबे में अलर्ट। 2018 के बाद राज्य में 5वीं बार फैला संक्रमण। चमगादड़ों को घरों से नहीं हटाने का आग्रह, क्योंकि चमगादड़ों को परेशान करने से वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। सभी लोगों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी। अस्पतालों में मरीज के साथ केवल एक व्यक्ति को ही जाने की परमिशन। केरल सरकार ने बनाई गाइडलाइन। केरल सरकार ने निपाह वायरस के फैले संक्रमण को लेकर एहतियात के तौर पर कदम उठाए हैं। निपाह वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए गाइडलाइन तैयार की गई है। इसके तहत लोगों से चमगादड़ों के घरों को नहीं हटाने का आग्रह किया है, क्योंकि उन्हें परेशान करने से वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही उन फलों को भी खाने से मना किया है जिसे पक्षी पहले ही काट चुके हैं। ऐसे फल चमगादड़ों से दूषित भी हो सकते हैं। वही संक्रमित लड़के का सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जांच के लिए भेजा गया। अधिकारियों ने कोझिकोड के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विजिटर्स की एंट्री बैन कर दी है। हॉस्पिटल में आने वाले सभी लोगों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। मरीज के साथ भी केवल एक व्यक्ति को ही जाने की परमिशन होगी। क्या है निपाह वायरस और लक्षण? निपाह वायरस जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। इसे जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। ये चमगादड़ों और सूअर से इंसानों में फैल सकता है। यह वायरस बुखार, उल्टी, सांस की बीमारी और मस्तिष्क में सूजन का कारण बन सकता है। यह संक्रमण तंत्र को भी प्रभावित करता है। यह संक्रमण तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। 24 से 48 घंटे में मरीज कोमा में जा सकता है। 25 साल पहले मलेशिया में मिला था पहला मामला।
WHO के मुताबिक 1998 में मलेशिया के संगुई निपाह गांव में पहली बार निपाह वायरस का पता चला था। इस गांव के नाम पर ही इसका नाम निपाह पड़ा। तब सुअर पालने वाले किसान इस वायरस से संक्रमित मिले थे। मलेशिया मामले की रिपोर्ट के मुताबिक पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े से भी इन्फेक्शन फैलने के मामले सामने आए थे। मलेशिया में निपाह सामने आने के बाद उसी साल इस वायरस का पता सिंगापुर में भी चला था। इसके बाद 2001 में बांग्लादेश में भी इस वायरस से संक्रमित मरीज मिले। कुछ वक्त बाद बांग्लादेश से जुड़ी भारतीय सीमा के आसपास भी निपाह वायरस के मरीज मिलने लगे। मलेशिया, सिंगापुर से होते हुए इस वायरस ने भी भारत में अपना असर दिखाना शुरू किया। वायरस इंसानों के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर सीधे वार करता है, इसलिए यह घातक है। बता दें कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को मलप्पुरम जिले में एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। इसमें निपाह वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। बैठक में ये तय किया गया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संक्रमित किशोर के कांटेक्ट में आए लोगों की लिस्ट तैयार करेंगे। साथ ही हाई रिस्क वाले एरिया में रहने वालों के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजे जाएंगे। जिला कलेक्टर और पुलिस प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक में तय करेंगे कि संक्रमण प्रभावित एरिया के 3 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध लगाया जाना है या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। आजकल ज्यादातर लोग खाना ऑर्डर करने के लिए स्विगी और जोमेटो का इस्तेमाल करते हैं। स्विगी और जोमेटो जल्द ही अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 10 रुपए से 15 रुपए कर सकते हैं। यह तबका आपको बता दें, यह तब हुआ है जब स्विगी और जोमेटो ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपनी प्लेटफॉर्म फीस में 20% वृद्धि करके इसे 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए तक कर दिया था। बहरहाल भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी अब ज्यादा महंगी होने जा रही है, क्योंकि जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करने वाले लोगों को 20% एडिशनल प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी अब ज्यादा महंगी हो जाएगी, क्योंकि जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करने वाले लोगों को 20% एडिशनल प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। दोनों बड़े ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनरों ने दिल्ली और बेंगलुरु में अपनी प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया है। जोमेटो और स्विगी ने 2023 में प्लेटफॉर्म फीस शुरू की थी। इसकी शुरुआत 2 रुपए प्रति ऑर्डर से हुई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 3 रुपए और फिर अप्रैल 2024 में इसे और बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया गया। हाल ही में की गई बढ़ोतरी के बाद इस साल प्लेटफॉर्म फीस 3 गुना बढ़ गई है। To be honest, as a restaurant owner, I don't think कि Zomato का प्राइस बढ़ाना is anything wrong, be it any platform, Zomato हो, Swiggy हो, क्योंकि वो भी काफ़ी jobs create कर रहे हैं with their platform. प्लेटफॉर्म फीस ऑर्डर पर लगाई जाने वाली GST, डिलीवरी फीस और रेस्टोरेंट फीस से अलग है। इसकी शुरुआत पहले दिल्ली और बेंगलुरु में हुई थी। जोमेटो और स्विगी दोनों ही प्लेटफॉर्म हर फूड ऑर्डर पर बढ़ी हुई प्लेटफॉर्म फीस वसूलेंगे, चाहे कस्टमरों ने मेंबरशिप प्लान लिया हो या नहीं। मैं समझता हूँ जो स्विगी और जोमेटो के जो कस्टमर्स हैं वो सब यंगस्टर्स हैं। उनके लिए एक मिडिल क्लास आदमी है या जो छोटे तबके का आदमी है उसके लिए 5-6 रुपये का फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं जिनको खाना मंगवाना है, रात बेरात देर सबेर खाना मंगवाना है, उनके लिए 5 रुपये की बढ़ोतरी कुछ नहीं है जी। अगर बल्क पे देखा जाए तो बहुत बढ़ोतरी है। जोमेटो स्विगी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से। लेकिन बच्चों को क्या फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ 4-5 रुपये में क्या फ़र्क पड़ना है इनको। ऑनलाइन ऑर्डर देने वाले ज्यादातर लोगों को प्लेटफॉर्म फीस में 1 रुपए की बढ़ोतरी मामूली लग सकती है। हालांकि रोजाना लाखों ऑर्डर प्रोसेस करने वाले जोमेटो और स्विगी के लिए ये बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक दोनों ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म फीस के जरिए हर दिन 1.5 करोड़ रुपए तक कमाने का लक्ष्य रखते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।